नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम भारत के संविधान की विशेषताओं पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे सामने एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं और हमारा मकसद है इस कह सकते हैं विशाल दस्तावेज के सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं को समझना। जी। ये वो दस्तावेज है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाता है। और ये बात तो है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। हाँ, बिल्कुल। और इसे बनाने में कई जगहों से प्रेरणा ली गई, ऐसा कहते हैं। जी। इसमें वक्त के साथ कई बदलाव भी हुए हैं, खासकर वो 1976 का 42nd संशोधन। हाँ, मिनी संविधान। हाँ, जिसे कभी-कभी मिनी संविधान भी कहा जाता है। और वो केशवानंद भारती मामला 1973 का। बिल्कुल बिल्कुल, मूल ढांचे की अवधारणा। हाँ, जिसने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो चलिए आज इसी जटिल और शानदार दस्तावेज के कुछ खास पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका आकार। सच में ये इतना बड़ा क्यों है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। बिल्कुल। और इसके पीछे वजह भी उतनी ही वजनदार है। आप सोचिए, भारत कितना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां। हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। तो संविधान निर्माताओं को इन सब का ध्यान रखना था। फिर एक बड़ा कारण है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, वो अंग्रेजों के टाइम वाला? जी हाँ, वो खुद बहुत बड़ा और विस्तृत था और उसका काफी असर हमारे संविधान पर पड़ा। एक और खास बात यह है कि अमेरिका जैसे देशों के उलट भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है जिसने इसे और विस्तृत बना दिया। फिर ये भी था कि संविधान सभा में वकीलों की संख्या ज्यादा थी। अच्छा। तो फिर कानूनी बारीकियां, डिटेल्स, वो सब काफी डाली गईं। और आखिर में इसमें सिर्फ ये नहीं कि सरकार कैसे चलेगी, बल्कि प्रशासन कैसे चलेगा, उसके भी बहुत से नियम शामिल कर दिए गए, जो शायद दूसरे देशों में आम कानूनों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो लंबाई है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। जी हाँ, बिल्कुल ठोस कारण है। लेकिन वो एक बात जो हमेशा सुनने में आती है कि भी ये तो उधार का थैला है। हाँ, वो आलोचना होती है। कई देशों से लिया है, तो क्या ये एक तरह की नकल, मतलब आलोचना सही है क्या? देखिए, ये उधार का थैला वाली बात काफी आम है, पर शायद पूरी तरह सही नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, मतलब संविधान तो दुनिया में बनते ही रहे हैं, है ना? मूल सिद्धांत तो लगभग वही रहते हैं, तो उसमें कुछ एकदम नया कहाँ से आएगा? जरूरी ये था कि अपनी जरूरतें देखी जाएं। अच्छा। और फिर दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर उसे अपने हिसाब से ढाला जाए। तो ये नकल नहीं, बल्कि एक तरह से समझदारी से चुनना और अपनाना था। अच्छा, तो कहाँ से क्या लिया गया है, इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं ताकि अंदाजा लगे कि कैसे ये मिश्रण तैयार हुआ? जरूर। जैसे जो सरकार का संसदीय स्वरूप है, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाला सिस्टम, हाँ। वो हमने ब्रिटेन से लिया। फिर मौलिक अधिकार जो नागरिकों को ताकत देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स, और न्यायपालिका की आजादी, ये विचार अमेरिका से आया। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डीएसपी, जो सरकार को बताते हैं कि कैसा समाज बनाना है, वो आयरलैंड से प्रेरित है। ओके। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे हो और एक मजबूत केंद्र हो, ये विचार कनाडा से लिया गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता। जर्मनी से आपातकाल में अधिकारों पर रोक कैसे लगेगी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान बदलने का तरीका, वो प्रक्रिया। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो हमारी प्रस्तावना में भी है। वाह, मतलब काफी जगहों से सोच समझ कर लिया गया है। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं, ये कोई ऐसी खिचड़ी नहीं है, बल्कि सोच समझकर तैयार किया गया मिश्रण है, जो भारत की परिस्थितियों के लिए सबसे बेहतर समझा गया उस वक्त। वाकई दुनिया भर से बेहतरीन चीजें लेकर उन्हें भारतीय सांचे में ढालना एक बड़ा काम रहा होगा। अच्छा, इस ढालने की प्रक्रिया में संविधान को बदलना, उसे आसान रखा गया या मुश्किल? क्योंकि समय के साथ तो बदलाव की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल सही। और यहीं पर भारतीय संविधान की एक और खूबी नजर आती है। ये न तो ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला है कि संसद जब चाहे आसानी से बदल दे, हाँ। और ना ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि बदलना बहुत ही मुश्किल हो। अच्छा, बीच का रास्ता। हाँ, इसमें दोनों का मिश्रण है। संविधान के कुछ हिस्सों को संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, जैसे किसी नए राज्य को बनाना हो या नागरिकता के नियम वगैरह।
लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्सों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और जितने सदस्य वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ओके, ये तो काफी मजबूत जरूरत है। जी, और जो हिस्से राज्यों के अधिकारों से जुड़े हैं उन्हें बदलने के लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। बाप रे, तो ये तो काफी जटिल प्रक्रिया हो गई। हाँ, कुछ मामलों में है। तो ये संतुलन इसे स्थिरता भी देता है और जरूरत के हिसाब से बदलने की गुंजाइश भी, कठोरता और लचीलापन दोनों हैं। ये संतुलन वाली बात दिलचस्प है। ऐसा ही एक संतुलन या शायद कहें एक खिंचाव सा केंद्र और राज्यों के रिश्तों में भी दिखता है। भारत को एक संघीय देश, फेडरल कंट्री कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं। पर अक्सर लगता है कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान एक संघीय ढांचा तो बनाता है, जैसे 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा है, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हाँ। एक लिखा हुआ संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सब संघीय देशों के लक्षण हैं। ठीक। लेकिन साथ ही इसमें कई ऐसी बातें हैं जो केंद्र को ज्यादा ताकत देती हैं, जिन्हें यूनिटरी या एकात्मक विशेषताएं कहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान, हाँ, एक ही नागरिकता। हाँ। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS, जो काम राज्यों में करते हैं पर नियंत्रण केंद्र का भी रहता है। और सबसे बढ़कर आपातकाल लगाने की शक्ति, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी में तो पूरा सिस्टम लगभग एकात्मक हो जाता है। हाँ, वो तो है। इसीलिए संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। जी, अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। इसका मतलब है कि राज्य किसी समझौते से साथ नहीं आए हैं कि जब चाहें अलग हो जाएं। उन्हें अलग होने का हक नहीं है। अच्छा। विशेषज्ञ इसे अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं, या एकात्मक झुकाव वाला संघीय, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। मतलब ढांचा संघीय है पर झुकाव केंद्र की मजबूती की तरफ है। तो ये भी एक तरह का भारतीय संतुलन है, संघ भी और एकात्मक भी। जी, कह सकते हैं। अब अगर सरकार के स्वरूप पर आए तो हमने ब्रिटेन जैसा संसदीय सिस्टम अपनाया है, अमेरिका जैसा राष्ट्रपति सिस्टम क्यों नहीं? इसमें क्या खास बात थी? हाँ, हमने ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया। इसकी सबसे बड़ी खासियत या कहें आधार विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय है। मतलब जो सरकार चलाने वाले मंत्री हैं, कार्यपालिका, वो संसद विधायिका के सदस्य होते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा, मतलब मंत्री संसद से ही होने चाहिए? हाँ, उन्हें 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है अगर वो नियुक्ति के समय नहीं है तो। और पूरी सरकार यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अगर लोकसभा में विश्वास मत खो दें तो सरकार गिर जाती है। ये सहयोग और जिम्मेदारी पर आधारित सिस्टम है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति सिस्टम में राष्ट्रपति विधायिका से काफी हद तक अलग और स्वतंत्र होता है। शक्तियों का पृथक्करण ज्यादा सख्त है वहां। हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, लेकिन नाम मात्र के, है ना? नॉमिनल हेड। जी हाँ, असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन क्या ये ब्रिटिश सिस्टम की हूबहू नकल है या इसमें भी कुछ फर्क है? नहीं, इसमें भी अहम फर्क है। एकदम नकल नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, सॉवरन है। वो कोई भी कानून बना सकती है और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, सुना है। लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। अच्छा। हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द भी कर सकती है। तो मतलब हमारी संसद ब्रिटिश संसद जितनी पावरफुल नहीं है? कानून बनाने के मामले में नहीं, क्योंकि वो संविधान के दायरे में है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। हमारे देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से। जी, जबकि ब्रिटेन में ये पद वंशानुगत है, राजा या रानी होते हैं। वो एक राजतंत्र है, मुनाकी है। ये संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की उसे जांचने की शक्ति, इन दोनों के बीच भी एक संतुलन साधना पड़ता होगा। कौन ज्यादा ताकतवर है, संसद या सुप्रीम कोर्ट? ये सवाल मन में आता है। ये क्लासिक सवाल है और भारत ने यहाँ भी बीच का रास्ता, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है,
वो संसद के कानूनों को असंवैधानिक ठहरा सकता है अगर वो संविधान के मूल ढांचे या प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। ये अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता की झलक देता है। ठीक है। दूसरी तरफ संसद के पास संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, अनुच्छेद 368 के तहत। हाँ, वो हमने पहले बात की थी। ये ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता की याद दिलाता है। तो दोनों अपनी अपनी सीमाओं में शक्तिशाली हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ये एक नाजुक संतुलन है। यहाँ वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया वाली बात भी आती है शायद। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कानून न सिर्फ प्रक्रिया के लिहाज से सही हो, बल्कि अपने आप में निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत भी हो। कोर्ट कानून के औचित्य पर भी सवाल कर सकता है। अच्छा। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 में मूल रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा गया था, जो जापान से लिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ था कि अगर कानून बनाते समय तय प्रक्रिया का पालन हुआ है तो कानून वैध है, चाहे वो उचित हो या ना हो। तो ये तो काफी सीमित था। हाँ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खासकर मेनका गांधी मामला 1978 के बाद इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक कर दिया है। अब कोर्ट ये भी देखता है कि प्रक्रिया खुद में उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। तो अब ये अमेरिकी ड्यू प्रोसेस के काफी करीब आ गया है। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है व्याख्या में। जी हाँ। और इस पूरी व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका, आपने कहा कि वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? मतलब क्या तरीके अपनाए गए हैं? न्यायपालिका का स्वतंत्र होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना न तो संविधान की रक्षा हो सकती है, न ही नागरिकों के अधिकारों की। सही बात है। भारतीय संविधान ने इसके लिए कई उपाय किए हैं। पहली बात, हमारी न्यायपालिका एकीकृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और उनके नीचे जिला अदालत वगैरह। ये केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती हैं। ये अमेरिका से अलग है, जहां केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग और समानांतर न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। ओके। स्वतंत्रता के लिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उनके कार्यकाल की सुरक्षा है, मतलब उन्हें आसानी से पद से हटाया नहीं जा सकता। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। महाभियोग जैसी? हाँ, लगभग वैसी ही। फिर उनकी सेवा शर्तें निश्चित होती हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनकी तनख्वाह और भत्ते भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। हाँ, ताकि कोई दबाव ना बना सके। बिल्कुल। विधायिका में जजों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती सिवाय महाभियोग के समय। रिटायरमेंट के बाद उनकी वकालत करने पर भी कुछ रोकें हैं। और सबसे अहम, न्यायपालिका को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। हाँ, ये तो काफी सुना है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई उसके फैसलों या उसकी गरिमा को कमजोर करने की कोशिश ना करे। ये सब मिलकर न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से काफी हद तक मुक्त रखते हैं। और वो संविधान की संरक्षक भी हैं। हाँ, गार्डियन का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का गारंटर माना जाता है। अपने अधिकारों की बात की, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये तो संविधान की जान माने जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। संविधान का भाग 3, पार्ट 3 मौलिक अधिकारों के बारे में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये वो अधिकार हैं जो देश के हर नागरिक को मिले हैं और जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में सरकार भी छीन नहीं सकती। ये राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है। कौन कौन से हैं मुख्य अधिकार? मुख्य रूप से 6 तरह के अधिकार हैं अब। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। हाँ, 44वें संशोधन से। जी। तो अब है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18, मतलब कानून के सामने सब बराबर, धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव की मनाही। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22, इसमें बोलने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने रहने की आज़ादी, कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, जैसे बेगार या बाल मजदूरी पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28, अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने और शिक्षण संस्थान चलाने का हक। और सबसे खास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये आखिरी वाला क्या है? संवैधानिक उपचार।
आपने कहा सबसे खास है। हाँ, इसलिए खास है क्योंकि ये बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर सरकार या कोई और आपकी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप सीधे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। अच्छा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अदालतें रिट जारी करके आपके अधिकारों को लागू करवा सकती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्श्योरारी और अधिकार पृच्छा को वारंटो। तो मतलब ये सिर्फ कागजी अधिकार नहीं है, इनको लागू करवाने का तरीका भी दिया गया है। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें न्यायोचित कहते हैं। लेकिन क्या ये असीमित है? मतलब कोई रोक टोक नहीं? नहीं, असीमित नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के आधार पर राज्य इन पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकारों के। ठीक है, तो ये हो गए मौलिक अधिकार। इनके अलावा क्या संविधान सरकार को कुछ करने के निर्देश भी देता है, मतलब एक बेहतर समाज बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। अच्छा, ये क्या है असल में? ये एक तरह से सरकार के लिए निर्देश है, या कहिए कि लक्ष्य है कि उन्हें नीतियां बनाते और कानून लागू करते समय किन आदर्शों और मकसदों का ध्यान रखना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याण राज्य बनाना है और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं इनके? हाँ, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, संसाधनों का बंटवारा न्यायपूर्ण हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले, पर्यावरण की रक्षा हो, ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाए, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी कई बातें हैं। इन्हें मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो क्या ये भी मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू करवाए जा सकते हैं अगर सरकार ये सब ना करे तो? नहीं, यहीं पर इनमें और मौलिक अधिकारों में मुख्य फर्क है। निदेशक तत्व गैर न्यायोजित हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते? जी, अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप अदालत में जाकर इन्हें लागू नहीं करवा सकते। लेकिन संविधान खुद अनुच्छेद 37 में कहता है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत है और कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी हुई सरकार पर। हाँ, बिल्कुल। ये सरकार पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं और जनमत के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा था कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दोनों मिलकर एक सामाजिक क्रांति का लक्ष्य रखते हैं। अच्छा, अधिकारों और निर्देशों के अलावा नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं क्या संविधान में? हाँ, ये भी एक अहम बात है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। अच्छा, ये बाद में जोड़े गए? जी हाँ, इन्हें 1976 में 42nd अंशोधन के जरिए जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान में एक नया भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। शुरू में 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। ये कर्तव्य क्या है? कुछ उदाहरण? जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ये तो काफी सारी अच्छी बातें हैं। क्या ये भी कोर्ट द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं? नहीं, ये भी निदेशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित है,
मतलब इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी सजा नहीं है। हालांकि संसद चाहे तो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ये मुख्य रूप से नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। ठीक है। अब एक और पहलू पर आते हैं जो भारत की पहचान से जुड़ा है। वो है धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बनाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अपनी खासियत है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हाँ, इंदिरा गांधी के समय। जी, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है वो संविधान में शुरू से ही मौजूद था, कई प्रावधानों में। कैसे? देखिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों की तरह नहीं है, जहां राज्य और धर्म का पूरी तरह अलगाव होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। मतलब सभी धर्म समान। हाँ, मतलब राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या प्रावधान है संविधान में? कई हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। हाँ, वो हमने मौलिक अधिकारों में बात की थी। जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कुछ सीमाओं के साथ। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 44 में राज्य से समान नागरिक संहिता लाने की अपेक्षा की गई है, जो धर्म आधारित पर्सनल लॉ की जगह लेगा। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है पूरी तरह। संविधान ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया, जो अंग्रेजों के समय थी। हाँ, वो तो बंटवारे का एक कारण भी बना था। जी, हालांकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, पर वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है, धर्म के आधार पर नहीं। तो ये सब मिलकर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। ये सारी विशेषताएं मिलकर तो वाकई एक बहुत ही एक विस्तृत और जटिल ढांचा बनाती हैं। इनके अलावा भी कुछ और मुख्य बातें हैं शायद, जैसे वोट देने का अधिकार। हाँ, बिल्कुल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये संविधान की एक बहुत बड़ी और साहसिक विशेषता थी। मतलब देश के हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, संपत्ति आदि के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया गया। ये तो आज़ादी के समय बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी। उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था, खासकर महिलाओं को या गरीबों को। भारत ने ये पहले दिन से ही अपनाया। शुरू में वोटिंग की उम्र 21 साल थी, जिसे 1988 में 61वें संशोधन द्वारा घटाकर 18 साल कर दिया गया। इसका महत्व क्या है? ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है, आम आदमी को सरकार चुनने में भागीदार बनाता है, ये लोगों में आत्मसम्मान जगाता है और समानता का भाव लाता है, और ये अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को अपने हितों की रक्षा करने का एक राजनीतिक जरिया देता है। और नागरिकता के बारे में क्या यहाँ भी कुछ खास है? हाँ, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, उस राज्य के अलग से नागरिक नहीं। ये अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों से अलग है, जहां दोहरी नागरिकता होती है, एक राष्ट्रीय और दूसरी उस राज्य की जहां व्यक्ति रहता है। हमने एकल नागरिकता क्यों अपनाई? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना। इतनी सारी विविधताओं वाले देश में एक ही नागरिकता लोगों में भाईचारे और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है। ये सोच थी, ये एहसास दिलाती है कि हम सब पहले भारतीय हैं। हालांकि जमीनी हकीकत में कई बार चुनौतियां दिखती हैं। हाँ, वो तो है। सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष, भाषाई विवाद, ये सब दिखाते हैं कि ये लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है।
लेकिन संवैधानिक प्रावधान इसी दिशा में है। अच्छा, और संविधान कुछ स्वतंत्र संस्थाओं की भी बात करता है ना? इंडिपेंडेंट बॉडीज। जी हाँ, ये भी लोकतंत्र के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। संविधान ने कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जो सरकार के नियंत्रण से काफी हद तक स्वतंत्र रहकर अपना काम करती हैं। जैसे कि? सबसे प्रमुख है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका काम है संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ये केंद्र और राज्यों के सभी खर्चों का हिसाब किताब जांचते हैं और देखते हैं कि सरकारी पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। इन्हें सार्वजनिक पर्स का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम। जी। और इसी तरह राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी वैसे ही प्रावधान है जैसे न्यायपालिका के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, खर्च संचित निधि पर भारित होना आदि। तो ये सब मिलकर सरकार पर एक तरह का चेक रखते हैं। बिल्कुल, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का हिस्सा है। एक और चीज जो जिक्र करने लायक है वो है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, ये एक बहुत ही असाधारण शक्ति है जो संविधान राष्ट्रपति को देता है कुछ खास तरह की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए। कितनी तरह की इमरजेंसी होती हैं? संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन से देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरा है राज्य आपातकाल, या जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। ये तो काफी बार लगा है। जी। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगाया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। ये अभी तक कभी लगा नहीं है। इन आपातकालों का असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर ये होता है कि देश का संघीय ढांचा बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के ही एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्यों की विधायी और कार्यकारी शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती हैं और मौलिक अधिकार भी निलंबित या प्रतिबंधित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो ये काफी गंभीर प्रावधान है। हाँ, इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन सकते हैं, जैसा 1975 में हुआ था। अच्छा, अब सरकार के स्तरों की बात करें तो मूल संविधान में तो 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। जी हाँ, लेकिन बाद में एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, स्थानीय सरकार वाला। बिल्कुल। ये भारतीय संविधान की एक और अनूठी विशेषता है, खासकर 1992 के बाद। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। ये ग्रामीण स्थानीय सरकारें हैं। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और शहरों के लिए? शहरों के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए भाग IXA और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अब भारत में त्रिस्तरीय सरकार, 3 tier गवर्नमेंट है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ये दुनिया के बहुत कम संविधानों में मिलता है। ये स्थानीय सरकारों को शक्ति देने के लिए था, डिसेंट्रलाइजेशन। जी हाँ, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने और स्थानीय विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। और सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनका भी कुछ जिक्र है। हाँ, ये एक और हालिया विकास है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। उससे क्या बदला? इससे 3 मुख्य बदलाव हुए। पहला, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 19 के तहत। दूसरा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना राज्य का एक नीति निदेशक तत्व बन गया। नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। बिल्कुल। और तीसरा, संविधान में एक नया भाग 9
बी जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन के बारे में नियम बताता है। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से, प्रोफेशनल ढंग से और स्वायत्त रूप से काम कर सकें और उनमें सरकारी या राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो। तो ये तो हुई संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, क्रिटिसिज्म? जी, हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और भारतीय संविधान की भी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। हालांकि कई आलोचनाओं के जवाब भी दिए गए हैं। क्या है मुख्य आलोचनाएं संक्षेप में? एक तो वही उधार का संविधान वाली बात कि ये मौलिक नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है, जिसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। जी हाँ। दूसरी आलोचना है कि ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। तीसरी, कुछ लोग इसे अभारतीय या भारत विरोधी कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी मॉडल पर आधारित है और भारत की प्राचीन परंपराओं या मूल्यों को नहीं दर्शाता। एक आलोचना ये भी है कि ये अगांधीयन संविधान है, मतलब इसमें गांधी जी के विचारों, खासकर ग्राम स्वराज और पंचायती राज पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना होना चाहिए था। हालांकि बाद में 73वां संशोधन हुआ। और इसके आकार को लेकर? हाँ, इसके विशाल आकार, एलिफेंटीन साइज की आलोचना होती है कि ये बहुत बोझिल और जटिल है। और इसी से जुड़ी आलोचना है कि ये वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत कानूनी और जटिल है, जो आम आदमी की समझ से बाहर है। अच्छा, तो ये कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं। जी हाँ, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद ये मानना होगा कि संविधान ने पिछले 70-75 सालों में भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक सूत्र में बांधे रखने और लोकतंत्र को चलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये वैश्विक विचारों का एक मिश्रण है, जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए ढाला गया है। ये कठोरता और लचीलेपन, एकता और विविधता के बीच एक, कह सकते हैं, नाजुक संतुलन बनाता है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ी खूबी भी है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है हमारे लिए? मेरे ख्याल से ये संविधान अपनी तमाम चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद आधुनिक भारत को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद इसकी समय के साथ बदलने की क्षमता, इसकी अनुकूलनशीलता और विकास की क्षमता ही है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी, ये दस्तावेज सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि ये भारत की आकांक्षाओं, उम्मीदों का भी प्रतिबिंब है। और इसकी सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम, भारत के लोग, इसके आदर्शों को कितना जी पाते हैं, कितना अपना पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज के लिए हमारा आखिरी विचार, जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं, संविधान निर्माताओं ने अपने समय की समझ और दुनिया के अनुभवों के आधार पर एक बेहतरीन ढांचा बनाने की कोशिश की। पर आज की दुनिया, आज का भारत 1950 के भारत से बहुत अलग है। नई तकनीकें हैं, नई सामाजिक चुनौतियां हैं, दुनिया बदल रही है। तो क्या भविष्य में हमें इस संविधान में और गहरे बदलावों की या इसकी नई तरह की व्याख्याओं की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये आने वाले कल के भारत के लिए भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही उपयोगी बना रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।